नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि आस्की की भ्रामक विज्ञापनों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। खास तौर से डिजिटल मीडिया पर ऐसे विज्ञापनों की भरमार है जो कि भ्रामक हैं। 21% के साथ सबसे ज्यादा भ्रामक विज्ञापन हेल्थ केयर सेक्टर में देखे गए हैं। वहीं पर्सनल केयर और गेमिंग कैटेगरी में भी इसके जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के खतरे को समझेंगे, साथ ही इन पर सख्ती और लगाम लगाने की कोशिश पर भी एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। और ये डिजिटल स्पेस में इस तरह के जो मिसलीडिंग एड्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर लगाम आखिर क्यों नहीं लग पा रही है। एक सख्ती जरूर दिखी है सरकार की तरफ से भी, आस्की ने भी अपनी निगरानी बढ़ाई है, लेकिन ये बंद नहीं हो रहे। कितनी बड़ी चुनौती होगी, करेंगे खास मेहमानों से चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। क्या कोई तेल लगाने से गंजेपन की समस्या दूर हो सकती है? क्या कोई खास चाय पीने से मोटापा छूमंतर हो सकता है? या कोई एनर्जी ड्रिंक पीने से कोई शक्तिमान बन सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन भ्रामक विज्ञापनों की दुनिया में कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है। दरअसल ऐसे गुमराह करने वाले विज्ञापनों की दुनिया का आकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वैसे तो किसी भी प्रोडक्ट की बिक्री में उसके आकर्षक विज्ञापनों की अहम भूमिका होती है, लेकिन जब ये विज्ञापन झूठ की बुनियाद पर बनाए गए हों तो इसके खतरे भी बढ़ जाते हैं। खासकर उन भ्रामक विज्ञापनों के ज्यादा खतरे होते हैं जिसका सीधा संबंध हमारे सेहत, खानपान या हमारे पर्सनल केयर से जुड़ा हुआ हो। ऐसे में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि आस्की ने अप्रैल से सितंबर के बीच इन विज्ञापनों की स्क्रूटनी की। आस्की को इस दौरान भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ी हजारों शिकायतें मिली। आस्की ने पाया कि झूठे और भ्रामक विज्ञापन में 80% का सोर्स अकेले डिजिटल यानी ऑनलाइन मीडिया था, जबकि प्रिंट में भ्रामक विज्ञापनों की हिस्सेदारी 17% और टीवी में 3% की रही। जिन विज्ञापनों ने अपने भ्रामक और झूठे दावों के जरिए कंज्यूमर्स को लुभाने की कोशिश की, उनमें 21% के साथ सर्वाधिक तादाद हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी हुई थी। इसके बाद 18% गुमराह करने वाले विज्ञापनों के साथ पर्सनल केयर और क्लासिकल एजुकेशन का नंबर रहा। झूठे विज्ञापनों की दुनिया में गेमिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 15% पाई गई, जबकि फूड एंड बेवरेजेस में यह आंकड़ा 11% का पाया गया। इसके बाद 6% के साथ फैशन एंड लाइफस्टाइल के क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन देखे गए। वहीं 2% के साथ सबसे कम बरगलाने वाले विज्ञापन एडटेक और रियलिटी सेक्टर में रहे। आस्की के मुताबिक भ्रामक विज्ञापनों की फहरिस्त में 16% ऐसे विज्ञापन देखने को मिले जिनमें उनके उत्पाद के इस्तेमाल से मैजिकल रेमेडीज यानी कि चमत्कारिक राहत मिलने की बात कही गई, जो कि आस्की की गाइडलाइन के खिलाफ है। ऑनलाइन विज्ञापनों की बयार में गुमराह करने वाले विज्ञापनों की बढ़ रही पैठ घातक साबित हो रही है। ऐसे में इन झूठे, भ्रामक और गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए इन पर सख्ती जरूरी है। आस्की की सख्ती के साथ साथ ऐसे विज्ञापनों पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है, ताकि कारोबार की आड़ में किसी की सेहत और भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा दे। हमारे साथ जुड़ रही हैं श्वेता पुरंदरे, पूर्व महासचिव हैं आस्की की ही। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अश्विनी दुबे, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं प्रणय जैन, डायरेक्टर हैं रिसर्च गंगवाल हेल्थ केयर के। प्रणय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। अब ये जो डिजिटल स्पेस है, क्योंकि अगर आप वायलेशन देखें कहां कहां कितना हो रहा है, तो प्रिंट और टेलीविजन में इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। प्रिंट में तो 17% है और टेलीविजन में तो एकदम नगण्य, आप समझ लीजिए 3% है। लेकिन सबसे ज्यादा वायलेशन हो रहा है डिजिटल स्पेस में। ये एक बड़ी चुनौती है। क्या हमारे पास जो मौजूदा प्रावधान हैं वो इनको कर्ब करने में कामयाब हो पाएंगे? मैं देखिए, बाकी सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो तो हैं ही उतने ज्यादा खतरनाक, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में अगर मिसलीडिंग एड्स हैं तो ये सीधा सीधा किसी की जान से जुड़े हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, और इसके लिए 2 वजह मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब भी डिजिटल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था
तभी हम देखते थे कि टीवी पर भी आपको याद होगा टेली शॉपिंग एड्स बहुत चलते थे, और जिसमें डायबिटीज़ और ओबेसिटी सब तरह की बीमारियों का क्योर बताया जाता था। मगर टेली शॉपिंग जो टीवी माध्यम है वो उस पर खर्चा ज़्यादा होता है, एडवर्टाइजर को पैसा बहुत खर्चा करना पड़ता है। अभी पिछले 4-5 सालों में डिजिटल मीडिया एकदम बूम हो गया है, बढ़ गया है काफ़ी। इस पर एडवर्टाइज करना काफ़ी आसान है और रिलेटिवली एक्सपेंसिव नहीं है, और इसी के ही साथ ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो बढ़ गई है, और ये बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है। आप इंस्टाग्राम लीजिए, फेसबुक लीजिए, यूट्यूब लीजिए, तो इस पर एडवर्टाइजिंग करना काफ़ी आसान हो गया है। और ये सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये जो रिजल्ट आए हैं और ये जो डिजिटल मीडिया सबसे बड़ा सामने आया है, इसकी एक ये वजह है। और दूसरी ये वजह भी है कि एस्की का जो एक सुओ मोटो मॉनिटरिंग एस्की कर रहा है, उन्होंने प्रिंट और टीवी के साथ साथ डिजिटल मीडिया भी कवर करना शुरू कर दिया है। तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, ये इस सभी का एक रिजल्ट है। मगर आपने जैसे कहा कि बट श्वेता जी, मैं एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। अगस्त में ही हम लोगों ने एक पूरी मुहिम चलाई थी जी बिजनेस पे इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के खिलाफ। आस्की ने भी एक्शन लिया, बाकायदा सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी, और खास तौर से हेल्थ एंड वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको कैसे बचना है, कैसे उनको दूर रहना है, इससे बहुत सख्त नियम आए थे। लग रहा है कि उन नियमों को कोई मान नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं मान रहा है, और इसी रिपोर्ट में आपने पढ़ा होगा, एस्की के रिपोर्ट में जो वायलेशन है, 99% वायलेशन इन्फ्लुएंसर्स की जो आप बात करें तो जो एड्स उठाए गए हैं इन्फ्लुएंसर्स के, 99% वायलेशन है। और एस्की की वेबसाइट पर 500 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के नाम डले हुए हैं जो परसिस्टेंट कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो तो उनको किसी का डर नहीं है। और इस पर जो अमल होना है वो अमल नहीं हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर उनका पिछले साल का 2022-23 का रिपोर्ट है, जिसमें आयुष मिनिस्ट्री ने खुद 6,600 से भी ज्यादा मिसलीडिंग एड फ्लैग किए हैं। मगर उन्होंने कहा है इस पे पॉसिबिलिटी है क्या एक्शन लेने की, और आगे इसका क्या हुआ इस पे कुछ पारदर्शिता नहीं है। तो अमल करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आयुष के सेक्टर में ही ये हो रहा है, ज्यादा करके ड्रग और मैजिक रेमेडीज का वायलेशन जो हो रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और न सिर्फ सरकार बल्कि कोर्ट्स ने कई बार फटकार लगा दी है, कहा है कि भाई आप ये मिसलीडिंग एड्स क्यों कर रहे हैं, अनाप शनाप आप दावे कर देते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि टीवी और प्रिंट में तो चलिए हम देख रहे हैं, अश्विनी जी, टीवी और प्रिंट में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डंडा चला तो थोड़ा सुधार वहां पर है, लेकिन डिजिटल स्पेस तो ऐसा हो गया है कि किसी के लगाम ही नहीं है। 99% जो श्वेता जी ने आंकड़े बताए और इस रिपोर्ट में भी है, जो ये इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा आ गए, 99% मिसलीडिंग है। उसके लिए दीपक भाई, सबसे पहले जो हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या हमारे इंटरमीडियरी गाइडलाइंस हैं, वो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के मुताबिक जो डिजिटल क्रांति हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं है। यानी जो रेगुलेटर है, वो रेगुलेटर जैसे जैसे नए इन्वेंशंस हो रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसको डील करने के लिए कानून नहीं बना पा रहा है। अब दूसरा जो ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट की बात हो रही है, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 6 साल। अब जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का उन्होंने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। अब वो स्टैट्यूटरी बॉडी में उन्होंने कहा कि इसको एक्शन कौन लेगा, ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होगा, जिसको कि गवर्नमेंट नामित करेगी, कलेक्टर होगा, एसडीएम होगा, या कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा, या अन्य कोई व्यक्ति होगा। यानी दीपक भाई वहां पर इंडिविजुअल दीपक डोभाल जी, अश्विनी दुबे जी, अगर श्वेता जी जाकर के श्वेता जी हालांकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज होगी, एक इंडिविजुअल अगर कोर्ट में जाकर के कहता है कि साहब अभी जो आपने 2006 में अमेंडमेंट किया उसके मुताबिक हम कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, इस भ्रामक डिसऑनेस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के मुताबिक, जो ऑफेंसिव है, हार्मफुल है, अनफेयर है, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस जो है उसके खिलाफ है, मतलब रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस इस पर इंप्लीमेंट होती हैं, लेकिन आप नहीं फाइल कर सकते। कानून कहता है नो पर्सन शैल फाइल अ कंप्लेंट, कोर्ट शुड नॉट एंटरटेन एनी कंप्लेंट फाइल्ड बाय द इंडिविजुअल, यानी ऑथराइज्ड ऑफिसर फाइल करेगा। तो जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का अभाव है वो एक पहला कारण है।
दूसरा कारण, केबल टेलीविजन के लिए और प्रिंट के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास, देखिए, प्रिंट के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके अलावा 499 500 में चले जाते हैं, आप डिफेमेशन भी फाइल कर देते हैं। उसके अलावा जो केबल और टेलीविजन को डील करने के लिए हमारे पास जो है केबल नेटवर्क, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन है। तो भारत के अंतर्गत जब ये रजिस्टर्ड है तो इनको डील करने के लिए कानून है, इसलिए भ्रामक प्रचार वहां कम है। लेकिन डिजिटल एरा को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कानून नहीं है, और इस वजह से ऐसे एडवर्टीजमेंट्स 80% तक जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। सवाल ये है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर की कंप्लेंट पर ही एक्शन क्यों होगा, एक इंडिविजुअल की कंप्लेंट पर एक्शन क्यों नहीं होगा? और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसे हम भ्रामक प्रचार आएंगे। दूसरा, सेक्शन 53 जो है, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट का है, वो 10 लाख तक जुर्माने की बात करता है, लेकिन 10 लाख तक का जुर्माना कौन लगाएगा? वो भी गवर्नमेंट बॉडी लगाएगी। यानी एक इंडिविजुअल अगर अफेक्टेड है उससे, वो अगर कंप्लेंट फाइल करना चाहता है तो उसके पास या तो कंज्यूमर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने डेटा बताया अश्विनी भाई। मैं ना सेकंड राउंड में आपसे जरा पूछूंगा कि ये कौन थे ये लोग जिन्होंने इस तरह के प्रावधान बना दिए कि साहब जब तक गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं आएगी तब तक कोर्ट उनको एंटरटेन नहीं करेगा। और अगर हम सब देख रहे हैं कि इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है तो उसको बदला क्यों नहीं जा रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। लेकिन मैं आऊंगा, मैं प्रणय जी के पास चलना चाहूंगा। प्रणय, एक मुद्दा, आपका जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो आपकी जान से जुड़ा हुआ है, इसलिए सीरियस हो जाता है। आप डिजिटल स्पेस में हैं, आप बिल्कुल जान रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है, हमारा जानने वाला नहीं है। उठाया कोई प्रोडक्ट, आप सर्टिफाइड हैं नहीं हैं, आपने उसका कोर्स किया है, आप उसके बारे में जानकार हैं नहीं हैं, आपने उठाया, 2-4 कैची लाइंस पकड़ ली, राइमिंग लाइंस पकड़ ली और बांच दिया, वह हो गया, और कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपका ऑब्जर्वेशन क्या है और इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? दीपक जी, मेरे हिसाब से जिस गति से डिजिटल इकोनॉमी बढ़ते जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तेजी से डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है उस तेजी से लॉज उतने फास्ट और उतने स्ट्रिंजेंट नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम उस फेज में है अभी जहां पे इन जनरल कोई भी डिजिटल इकोनॉमी में देखी जाए, पर्सनल केयर ले लीजिए, हेल्थ केयर ले लीजिए, फाइनेंस ले लीजिए, कुछ तादाद पहले, अभी कुछ महीनों पहले अभी फाइनेंस का रूल आया था कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर केसेस हुए थे बहुत सारे। मुझे ऐसा लगता है, एक बात कहना चाहूंगा मैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडियंस गलिबल है, वी आर वेरी गुड बाय नेचर। पहले टर्किश आए, फिर मुगल आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, हमारी वो एक अंदर से एक वो है कि हम मान लेते हैं बात लोगों की। बट मेरी दिक्कत यह है कि कुछ चंद ब्रांड्स है जो ये कर रहे हैं, कुछ चंद कंपनीज है जो ये कर रही है, उसके वजह से सबका नाम खराब हो रहा है। मैं ये ट्रूली बिलीव करता हूँ कि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है आज की लाइफस्टाइल में, एंड मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज आने चाहिए जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री खराब हो जाए। बट हाँ, मेरे पिताजी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि दवाई तो आपने 5 mg 10 mg की ले ली, न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो आपने अभी बिल्कुल सही की, आप वो हर दिन लेते हैं, उसके ऊपर लॉज स्ट्रिक्ट आने चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर लॉ स्ट्रिक्ट आने चाहिए, ब्रांड्स के ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज आने चाहिए, बिकॉज हम लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। मैं 32 साल का हूँ, मैं वो भुगत चुका हूँ। 7 साल पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जब मेरा प्रॉब्लम हुआ था, मैंने एक फेक प्रोडक्ट लिया था। आप एक रिस्पॉन्स आप कर रहे हैं, आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं और देखते हैं कि कोई भी उठा के बात कर रहा है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की, कोई भी उठा के बात कर दे रहा है इस तरह के प्रोडक्ट्स की जिनका डेली सरोकार है हमारी जिंदगी से, आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है जब आपको ये लगता है कि इसकी अथॉरिटी नहीं है, इसका डोमेन ही नहीं है, और वो उसके बावजूद उसके बारे में न सिर्फ बात कर रहा है बल्कि इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर रही है लोगों को? दीपक जी, इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, न्यूट्रिशन की नॉलेज, मैं स्पेशली सप्लीमेंट्स की नॉलेज इन जनरल अभी ग्रो हो रही है सबके दिमाग में, करेक्ट। वो उसके इतने ज्यादा गाइडलाइंस, इतने ज्यादा चैप्टर्स, इतने ज्यादा लेसन्स नहीं है जैसे एक डॉक्टर 5 साल की पढ़ाई करता है। सप्लीमेंटेशन सर्टिफिकेशन ये नहीं है आज के टाइम पे, और मैं ट्रूली बिलीव करता हूं कि एक सप्लीमेंट सर्टिफिकेशन का कोर्स होना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर किसी को हाई बीपी है, आप उसको कैफीन हाई प्रोडक्ट नहीं दे सकते हो। किसी को अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है, आप उसको हाई फैट डाइट या हाई फैट सप्लीमेंट नहीं दे सकते हो। तो प्रॉब्लम दीपक जी उधर शुरू होती है।
वी नीड सर्टिफिकेशन, हमको सर्टिफिकेशन कोर्सेज चाहिए जो गाइड कर सके कि आप इनको ये तरीके के सप्लीमेंट्स, ये तरीका का डाइट होना चाहिए, जो डाइटिशियंस इन जनरल न्यूट्रिशन के अंदर करती है, बट सप्लीमेंट्स के अंदर भी ये बहुत ज्यादा जरूरी ये है। आपने बहुत सर्टिफिकेशन एक सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे बात लिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट कह दी, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के मामले में भी आपको सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आप किसी को सलाह नहीं दे सकते किसी भी बारे में, किसी भी चीज के बारे में, और उसके लिए अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो वो वायलेशन है। इसी तरह से अगर आप हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर खुद को कह रहे हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट को एक इकोसिस्टम बनाए, ढांचा बनाए, क्या करे, लेकिन ये बहुत वैलिड, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है। हेल्थ केयर वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सब तो नहीं कहेंगे, देखिए मुट्ठी भर ही हैं जो भ्रामक है, लेकिन इनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रॉब्लम ये है कि एक मछली, एक गंदी मछली पूरे तालाब को अगर गंदा कर सकती है, तो इस तरह के जो हेल्थ केयर मिसलीडिंग एड्स वाले जो ब्रांड्स हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर एक तरह से बट्टा लगा रहे हैं। तो उसी पर कर रहे हैं हम आज चर्चा। श्वेता जी, देखिए जितने भी रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, सरकार की तरफ से दी हुई गाइडलाइंस हैं, उसके बावजूद इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स में हम देख रहे हैं कि राइज है। ये रिपोर्ट साफ तौर पर कह रही है। जो मैजिक रेमेडीज वाले जो हैं, जो पोटेंशियल वायलेशन ऑफ लॉ हैं, उसमें 16% की बढ़ोतरी आ रही है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से 22% ज्यादा है। तो ऐसा लग रहा है कि तमाम चर्चाओं, गाइडलाइंस और निगरानी के बावजूद ये मान नहीं रहे, तो फिर करें क्या? इतना ही नहीं, मगर यदि आपने पढ़ा होगा कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के लिए एक रूल 170 जो है, वो एक बड़ा ही उपयोगी रूल है, क्योंकि उसके अंदर एक लिस्ट दी गई है कि कौन से डिसीजेस को आप क्योर करते हैं, ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, ऐसे दावे नहीं कर सकते हैं। तो ड्रग और मैजिक रेमेडीज एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अभी रीवैम्पिंग के चलते चलते ये सिफारिश की गई कि रूल 170 ही हटा दिया जाए। तो आप बात कर रहे हैं रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग करने की, तो यहाँ बात हो रही है कि वो जो रूल है 170 उसे ही हटा दिया जाए। तो उस पर काफी रोष, एक्टिविस्ट काफी अपसेट हुए थे, और जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया थे तभी, उन्होंने उनकी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में लिखा था कि ये बहुत ही अनएथिकल है कि आप एक रूल ही खारिज कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं कि रूल्स नहीं है, उस पर अमल ही नहीं हो रहा है। और ये जो दावे किए जा रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, इतनी बड़ी एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, क्योंकि दावे हो रहे हैं कि कैंसर क्योर हो रहा है, डायबिटीज क्योर हो रहा है। ऐसे होता तो नोबेल प्राइज की बौछार होनी चाहिए थी इंडिया पर, इंडिया में सभी क्योर हो जाना चाहिए था, क्योंकि आयुर्वेदा का कैपिटल है इंडिया। तो डायबिटीज का कैपिटल क्यों है अगर ये क्योर है हमारे देश में आज भी? और ये सब चीजें जो हैं वो रेगुलेटर्स भी देख रहे हैं। तो हमने आज तक क्या एग्जाम्पल्स दिखे कि कौन सी कंपनियों के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन लिया है, अपने सो मोटो एक्शन लिया है? तो हम ये देख ही नहीं रहे हैं, तो किसी के मन में कोई डर ही नहीं है। सोशल मीडिया पे नीम हकीम आकर कुछ भी बेच रहे हैं, और मैं, मेरा श्वेता पुरंदरे, ये मेरा यूट्यूब चैनल हूँ, उस पर मैं जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दूसरा एक डेंजरस ट्रेंड ये चल रहा है कि एलोपैथी की दवाइयाँ मिस सेलिंग हो रही है, और ये इन्फ्लुएंसर्स जो खुद क्वालिफाइड नहीं है वो बेच रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर के जरिए बेच रहे हैं। तो ये सरासर इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि मेडिसिन जो हैं, ड्रग्स और मेडिसिन का जो है वो डिजिटल एडवर्टीजमेंट बढ़ा है, और कुछ भी, किसी भी नाम से लोग बेच दे रहे हैं, कुछ भी कह के बेच दे रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, भ्रम में रहते हैं। और लेकिन एक कम से कम आस्की, देखिए आस्की अपनी तरफ से निगरानी बढ़ा रहा है, लेकिन अगर इस पर कोई एक्शन नहीं होगा तो फिर कोई फायदा है नहीं। अश्विनी जी, पहले तो जरा उसी को इलैबोरेट करें कि ये जो प्रावधान रखा गया है कि कंप्लेंट साहब कोई सरकारी अधिकारी ही आकर करेंगे तभी कोर्ट में सुनवाई होगी, ये बड़ा विचित्र सा ये सिस्टम क्या है? जी देखिए दीपक भाई, एएसआई कोड 2006 में जब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का गठन हुआ, श्वेता जी एग्री करेंगी, तो उसमें आया कि ऑथराइज्ड ऑफिसर यानी डीएम, एसडीएम, कमिश्नर ऑफ पुलिस या कोई अन्य नामिक अधिकारी एक्शन लेगा। तो यानी फर्स्ट ऑफेंस में एक्शन लेता है, कंप्लेंट फाइल करता है तो 2 साल की सजा,
2,000 फाइन, सब्सिक्वेंट ऑफेंस में 5 साल की सजा या 5,000 फाइन। और सवाल है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर की कंप्लेंट पर ही इस कानून में मुकदमा शुरू होगा। अब ASCI उन्होंने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी। रोल क्या है? जैसे ही भ्रामक प्रचार दिखेगा, आप जो एडवर्टाइजर है उससे कमेंट मांगेंगे। एडवर्टाइजर अगर कमेंट आपको नहीं देता, मैंने 2 हफ्ते को रिस्पॉन्ड करने के लिए, मतलब डायरेक्ट नहीं है कि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर या प्रिंट पर या टेलीविजन पर एक भ्रामक प्रचार चल रहा है, तो ASCI इमीडिएटली पुलिस को कहे कि ऑफेंस रजिस्टर करिए। पहले आपको 2 हफ्ते में कमेंट मांगेंगे। कमेंट मांगने के बाद कंफ्यूज अगर नहीं वो आता है तो उसको कंज्यूमर कंप्लेंट सेल के सामने भेजेंगे। यानी ASCI को खुद भी डिसीजन लेने की पावर नहीं है, और अगर मान लीजिए वहां भी कोई रिस्पॉन्स तो एक्स पार्टी डिसीजन होगा। अब एक्स पार्टी डिसीजन में जब तक आप क्लियरली ऑफेंस को रजिस्टर करके और पेनल कॉन्सिक्वेंसेस इतने ऊपर नहीं करेंगे, ऐसे प्रचार चलते रहेंगे। टीवी पर और प्रिंट पर तो आप लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन डिजिटल मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट कानून चाहिए। जैसे कानून की जैसे नित नए नूतन आविष्कार हो रहे हैं, उसी तरह से इमीडिएटली ऑर्डिनेंसेस ला करके आप कानून बॉडी को मजबूत करें। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास यह है कि वो इमीडिएटली वो टर्मिनेट कर देंगे अगर प्राइमा फेसी लगता है कि लॉयर गिल्टी है, लॉयर के अगेंस्ट प्रॉब्लम है। तो सवाल यह है कि जैसे जैसे, अच्छा एडवर्टाइजर ही नहीं, एडवर्टीजमेंट करने वाला, उसका जो मॉडल है, उन सबके खिलाफ एक्शन हो, ताकि ये जानते हुए कि इससे कुछ नहीं होना है, तभी यह संभव होगा जब आप रेगुलेशन लाएंगे। अब 2006 में हमने बॉडी बना दी, और बॉडी ऐसी बना दी जिसमें आउटडेटेड लॉज। अब एक सबसे बड़ा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 6 महीने की सजा, 1,000 रुपए का जुर्माना। कब बना साहब? 1940 में बना। अब ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया बना दिया। आप ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के जो अधिकारी नामित कर दिए, उनको आपने पावर्स नहीं दिया कि वो एक्शन ले लें। उनको आपने ये पावर नहीं दिया कि इमीडिएटली टाइम बाउंड मैनर में एक्शन लेते हुए उसको रोक दें, फिर पूरी कार्रवाई करेंगे। तो समझ गया मैं। जो यानी कि आप कह रहे हैं कि सामने हमको लॉस दिख रहे हैं, लेकिन उन लॉस का मतलब नहीं है अगर कोई डेटरेंस वाली कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, भयादोहन अगर उसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर उसका फायदा क्या है? बिल्कुल। और इसीलिए आस्की जैसे संगठन जो है बड़ा अच्छा काम करते हैं ये लोग, लेकिन कई बार इनको टूथलेस टाइगर कहकर इनकी आलोचना होती है, क्योंकि इनके हाथ में कुछ है नहीं। अब आस्की ने इतनी बढ़िया रिपोर्ट दी है, हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं आस्की की रिपोर्ट पे ही, लेकिन आस्की के पास ही पावर्स नहीं है कि वो जाकर किसी का लाइसेंस कैंसिल कर दे। तो फिर ये इस तरह की जो स्थिति है ना, ये बड़ी गोलमोल जो स्थिति है हिंदुस्तान की, यही जो है इसके अटकने का सबसे बड़ा कारण है। प्रणय जी, अब ये बताइए, प्रॉब्लम ये है कि ये न सिर्फ कंज्यूमर के लिए बल्कि खुद इंडस्ट्री के लिए बड़ा नासूर है। अब जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, बढ़िया एक सॉल्यूशन दे रहे हैं कंज्यूमर को, उनका भी नाम खराब होगा। अनफॉर्चुनेटली हाँ, ये वो क्या कहते हैं ना कि जब एक के ऊपर नाम उछलता है तो सबके ऊपर, जब पत्थर फेंकते हो तो सबके ऊपर ही नाम उछलता है। ये वैसा वाला प्रॉब्लम है सर। इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करना जरूर चाहता हूँ। इसके अंदर 2 चीज है, 2 भाग है। कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। ये सब चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि आप कितनी भी स्ट्रिंजेंट लॉज ला दो, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसको कंज्यूमर अवेयरनेस के तौर पे अगर कहा जाए, हम सब ने सर वो मूवी देखी है नायक, उसके अंदर अगर आप सबको याद होगा, वो किस तरीके से कंज्यूमर को अवेयर करता था। करेक्ट, इसके ऊपर आपको टैक्स भरना है, अगर दूध के अंदर पानी डल रहा है तो आपको ये सब चेक करने का है। तो मुझे ऐसा लगता है अनलेस एंड अनटिल अगर कंज्यूमर अवेयरनेस इसके अंदर गवर्नमेंट के साइड से, बॉडीज के साइड से अगर वो नहीं हो, तो ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है रिजॉल्व करना। एब्सोल्युटली। श्वेता जी, आप कुछ जो ऐड करना चाह रही थी? हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि ASCI जो है एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, और उनके 300-350 मेंबर ही हैं। तो वो सेल्फ रेगुलेशन वैसे सीमित है, मगर ASCI क्या करता है कि उनकी जो कंप्लेंट्स की रिपोर्ट है वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज को जरूर जाती है। और ASCI की कंप्लेंट नंबर आप देखेंगे, उन्होंने करीब 3,500 टोटल उनकी एड्स का उन्होंने नंबर दिया है, मगर खुद मिनिस्ट्री ने अगर 6,600 एड्स मिसलीडिंग पाए हैं, ये तो खुद रेगुलेटर ने पाए हैं, उनको कौन रोक रहा है? फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ASCI का हम अलग रखते हैं मुद्दा।
तो ये मैं कहना चाहती हूँ। वैलिड पॉइंट। देखिए, सरकार ने अगस्त में ही, जैसा मैं कह रहा था, न सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइन जारी की थी, बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट बन के जो आते हैं ना, ये भी नहीं कि आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, सर्टिफाइड हैं, तो भी आप दे देंगे, उनके लिए भी गाइडलाइंस हैं। बट सवाल ये है ना, ये देश गाइडलाइंस से आगे नहीं बढ़ रहा है, ये देश सजा तक नहीं पहुंचा पा रहा है लोगों को। यही स्थिति है। 2-4 दिन हेडलाइंस बनती है, फलाने को नोटिस, फलाने इन्फ्लुएंसर को नोटिस, फलाना हीरो हीरोइन, फलाने इन्फ्लुएंसर को नोटिस गया, पूरी एक टीम लग जाती है उनकी लीगल, और वो पूरा जवाब देकर सब कुछ मामला सेटल कर लेते हैं। और कभी कभी तो ये भी देखने में आया है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर मिसलीडिंग है और उसके बारे में अगर वो मामला उछल गया तो उल्टा प्रचार भी हो जाता है ऐसी चीजों का। तो ये भी एक बड़ी विचित्र सी परिस्थिति है। सवाल ये है कि हम तीनों ने जो चर्चा करी, सवाल ये है कि एक नजीर पेश होनी चाहिए। जब तक आप ऐसे लोगों को सजा नहीं देंगे, कानूनों के दायरे के भीतर भी प्रावधान मौजूद है, अभी भी आप सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने नजीर पेश नहीं की तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है इस पूरे मामले में। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले आप तीनों से। श्वेता जी थैंक यू सो मच, अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। नमस्कार।